सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज आया हूं मैं नागपुर मेरे साथ है अमित जी, जो नागपुर से ट्रेनिंग देते हैं, और साथ ही साथ मोहित जी, जो सूरत में ट्रेनिंग देते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस। लेकिन फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारी क्या बातें करने वाले हैं। एक तो दिन भर बाजार कैसा चलने वाला है, एनटीपी का मोटर को हम लोग देखेंगे लाइव। साथ ही साथ हम बात करने वाले इन्वेस्टमेंट की, हम बात करने वाले टर्म इंश्योरेंस की, हम बात करने वाले हेल्थ इंश्योरेंस की, और हम बात करने वाले हैं ईटीएफ्स के इन्वेस्टमेंट। ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो छोड़ के कहीं भी जाइएगा मत। स्क्रीन वाले फोन का टाइम आया था, हमसे सबने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा, ठीक है? जो लोग अभी अप टू 25 साल तक के हैं उनको नहीं एक्सपीरियंस होगा, 25 साल से ऊपर वाले सबको होगा। कीपैड फोन से ये स्क्रीन वाला फोन, पहले कीपैड वाला फोन हुआ करता था, अब स्क्रीन वाला फोन। तो स्क्रीन वाले फोन में फुल वीडियो देखने के लिए क्या करना पड़ता है? फोन को ऐसा घुमा दीजिए, फुल वीडियो हो जाता है। कोई बटन तो है नहीं, कीपैड वाले फोन में बटन होता है फुल वीडियो देखने के लिए, है ना? ठीक है। मैंने पहली बार स्क्रीन वाला फोन खरीदा था, फुल स्क्रीन वाला, और फोन खरीदने के बाद मुझे 3, 4, 5 दिन तक ये पता ही नहीं चला कि फुल वीडियो कैसे देखूं। मैं YouTube चलाऊं, मैं सोचता था कि इतना महंगा फोन खरीद लिया और फुल स्क्रीन में वीडियो ही नहीं आती है, तो फायदा क्या है इस फोन का, है ना? तो ऐसे 2-3 दिन 4 दिन बीता कि उठा के ऐसे गुस्से में फोन जमीन पर तो फेंक नहीं सकते थे, तो गुस्से में बेड पे ही उठा के फेंक दिया और फोन ऐसा लेटा तो दिखने लगा। तो थोड़ी देर में समझ गया अच्छा इसको ऐसा करते हैं तो फुल वीडियो दिखाई देता है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हम सभी के साथ होते हैं, जब कभी कभी बहुत सारी चीजें गलती से पता चलती है ना? और कुछ चीजें हमको एक्सपीरियंस से पता चलती है, तो हमको एक्सपीरियंस वाली चीज का हमेशा अंदाजा लेना है और एक्सपीरियंस के थ्रू अपने गट्स को लेकर के आना है, ऐसा गट्स नहीं करना है। लेकिन एक सवाल बहुत मेजर है, जिस सवाल को हमको सबको समझना बहुत जरूरी है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या ट्रेडिंग इतने बड़े लॉट साइज से भी की जा सकती है कि एक दिन में करोड़ों रुपए बन पाए? ऐसा बहुत होना चाहिए। चलिए मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो क्या मैं ऐसे ट्रेडिंग कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ नहीं, एक्सपीरियंस। चलिए मैं समझाता हूँ। बेसिकली कैसा होता है कि यू कैन डू बट यू कैन नॉट डू एज अ इंडिविजुअल ट्रेडर। आप कर सकते हैं लेकिन आप एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर नहीं कर सकते। दोनों में क्या डिफरेंस है? अब आपको एक बात को समझना बहुत जरूरी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जब आपके ट्रेड्स जाते हैं, ठीक है, दोस ट्रेड्स आर ओपन ट्रेड्स। मतलब अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट को समझाऊं कि आप में से हर कोई किसी न किसी अलग ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट ओपन किया हो सकता है, कुछ लोगों के ब्रोकर्स कॉमन भी होंगे। तो क्या ये ब्रोकर्स आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं? नहीं, ब्रोकर्स आर जस्ट द मीडियम। ब्रोकर्स क्या होते हैं? सिर्फ मीडियम होते हैं जिनके थ्रू आपका ट्रेड क्या होता है? पास होता है। किसके पास पास होता है? एक्सचेंज के पास होता है। अब हम ये ऑप्शन चेन का डेटा देख रहे हैं। ये ऑप्शन चेन का डेटा क्या है? ये ऑप्शन चेन का डेटा आपका और हमारा ट्रेड है। जैसे मान लीजिए कि 23,500 पर एकदम से वॉल्यूम जनरेट हुई, एकदम से ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ, तो हमको ये डेटा दिखाई दे रहा है। हमसे भी बेहतर डेटा किसको दिखाई दे रहा है? हमको सबसे लेट दिखाई दे रहा है। नहीं, एनएससी के जो मेंबर्स हैं उनको दिखाई दे रहा है। मेंबर्स कौन होते हैं? आप भी मेंबर्स बन सकते हैं एनएससी के। कुछ ज्यादा नहीं, आपके पास 50, 60, 70 लाख रुपए होने चाहिए और 15-20 लाख रुपए साल का लगाने की क्षमता होनी चाहिए, और 7-8 करोड़ या 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए लगा के सॉफ्टवेयर डेवलप करने की क्षमता होनी चाहिए। आप बन सकते हैं, ठीक है? ज्यादा नहीं, ठीक है? तो मेंबर अगर आप बन गए तो आपको ये डेटा और बेहतर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो डेटा आपको सिंक्रोनाइज होके आएगा, उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा, डिकोड करके देखना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये भी डेटा दिखाई देता होगा कि कौन अभी के समय में कौन 23,500 पर 1 लॉट का कॉल ऑप्शन डाला है और कौन 500 लॉट का कॉल ऑप्शन डाला है। अच्छा एक बात बताइए, 1 लॉट का ट्रेड डालने वाले या 5 लॉट के ट्रेड डालने वाले कितने सारे लोग होंगे? होंगे नहीं होंगे? हां, आप नीचे बाजार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, मैं कहूंगा एक आदमी कार से जा रहा है, कैसे 800 आदमी ढूंढेंगे आप? कितने लोग कार से जा रहे हैं? सब कॉमन है ना? अब मैं बोलूंगा कि जाइए बाहर और एक ऐसे आदमी को ढूंढ के ले आइए जो आपकी नजर में करोड़पति हो। कैसे ढूंढेंगे बताइए? ऑब्वियसली जो महंगी गाड़ी लेके घूम रहा होगा शायद वो होगा, वो तो बाद में आइडेंटिफाई करेंगे ड्राइवर लेके घूम रहा है कि वो लेके घूम रहा है। बट द थिंग इज हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ना। तो अब मुझे बताइए, जैसे मैंने सवाल आज का शुरुआत कहां से किया था? ऑपरेटर। तो अगर इमेजिन करिए कि कोई ऑपरेटर होगा,
तो क्या वो आपको ढूंढने जाएगा क्या? उसको आपसे पैसे कोई लेना है क्या? उसको किससे पैसे देना? एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट तो उसको दिखाई देगा क्या? नहीं, उसको पता नहीं कितने ट्रेड्स हैं। लेकिन अगर कहीं गलती से आपने 500 लॉट में ट्रेड कर दिया तो आपका ट्रेड फिल्टराइज हो गया ना, आप फिल्टर हो गए कि नहीं हो गए? ये आदमी, इसको पकड़ो एक बार में 500 का सफाया कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सही है कि नहीं? It means you can be tracked if you are trading with multiple lots as a individual trader. वो ऑपरेटर नहीं भी है तो भी मेरे जैसा आदमी भी अगर मेरे को भी मिल जाएगा ना एनएससी का वो मेंबरशिप, तो मैं भी ऐसे आदमी को ट्रैक कर लूंगा, खा जाऊंगा। कोई भी खा जाएगा भाई। सर्वाइव वही करता है जिसके अंदर खाने की क्षमता हो, सीधी सी बात है। हो सकता है एज इंडिविजुअल ट्रेडर आपको अभी ये बात खराब लगे, लेकिन जब आप भी इन बातों को समझने लगेंगे और आप भी देखेंगे तो आप बोलेंगे इसको खा लो। प्रवृत्ति तो आपकी यही रहेगी, सबका ह्यूमन नेचर यही है, मानव प्रकृति यही है कि भाई जहां मौका मिल रहा है उसको क्या कर लो, कैप्चर करो। नहीं करेंगे तो फिर हम तो ऐसे ही बैठेंगे, ठीक है, बैठेंगे। इट मींस जब आप बड़े लॉट साइजेस के साथ ट्रेड करने जाते हैं और एज ए इंडिविजुअल ट्रेड करने जाते हैं तो फिर आप उसकी नजर में एक बेहद मासूम ऐसी बकरी है जिसको कभी भी पकड़ के काटा जा सकता है ना, जो खुद चारा खाने के लिए आ रही है कि आओ मैं हूं, मुझे काट लो। और मैं इन सारी मेमनों में एक हट्टी कट्टी बकरी हूं, मुझे काटोगे तो ज्यादा मांस मिलेगा। सीधी सी बात है, सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि आप खुद दिखा रहे हैं ना कि ये लोग मेरा ट्रेड देखो, मैं इतना सारा ट्रेड कर रहा हूं। हाँ, आज नहीं पकड़े जाएंगे, कल पकड़े जाएंगे, कल नहीं परसों, लेकिन आप 2-3 दिन 4 दिन में ट्राई कर जाएंगे। आप करके देख लीजिए, किसी को ट्राई करना है, हाँ किसी को भी ट्राई करना है ना तो करके देख लीजिए। हो सकता है 1 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, 3 दिन कर ले, चौथे दिन 5वें दिन में आपका गेम हो जाएगा। अब क्या करेंगे? बोलेंगे हम तो सारे नियम से कर रहे थे, सब नियम से करिए, मार्केट ही बदल जाएगा, सिनेरियो बदल जाएगा। तो क्या ये ऑपरेटर है? नहीं, ये ऑपरेटर वाले भी तो कौन ऑपरेटर हुआ? आप ऑपरेटर हुए, जिससे 1200 क्वांटिटी, 1500 क्वांटिटी, 2400 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी की ट्रेड किया, आप ऑपरेटर हुए। आप बोलेंगे मैं तो ट्रैक हुआ था, नहीं, ऑपरेटर तो आप ही है। आपने ट्राई मारा मार्केट अपने अपोजिट चलवाने का, आपने उकसाया लोगों को। किन लोगों को? जिनकी नजरों के सामने आपका ट्रेड नंगा घूम रहा है, किसी न किसी नजर तो घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या उन लोग, वो लोग, अच्छा जो लोग हैं, क्या वो लोग बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, वो बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर गेम ऐसा नहीं है कि ये आप अकेले हैं, इसके साइंस को समझिए। पूरा सिस्टम ही, इकोसिस्टम ही ऐसा है। अब बोलिए कि सेबी क्यों नहीं कुछ करती है, एक्सचेंज क्यों नहीं कुछ करता है, एक्सचेंज क्यों ऐसे लोगों को मेंबरशिप देता है? क्योंकि वो एक्सचेंज को पैसा पे कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट मनी भैया, पैसे का खेल है, जो ज्यादा पैसा पे कर रहा है। अब उन्होंने उसमें से भी कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, कोलोकेशन सर्विस, सर्वर्स पे अपनी सर्विस दे रखी है। अब व्हाट इज कोलोकेशन सर्वर्स? कोलोकेशन सर्वर्स क्या होते हैं? एक्सचेंज के पास हमेशा 2 सर्वर्स होते हैं। पहला सर्वर जनरल ऑर्डर्स को सर्व करने के लिए होता है, जो हमारे और आपके ऑर्डर्स होते हैं। आई बात समझ में? ये पहला सर्वर होता है। दूसरा सर्वर प्राइम लोगों के लिए होता है। वीआईपी टिकट होता है ना, तो मंदिर में भी जाते हैं तो लगता है वीआईपी टिकट, तो प्राइम लोग, प्रीमियम लोग, एक तो प्राइम हो गए, एक हो गए सुपर प्राइम, है ना। तो सुपर प्राइम लोगों के लिए एक तो उनका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होगा प्रायोरिटी में, दूसरा उनका ऑर्डर किसी को दिखाई नहीं देगा। आया समझ? तो वो सर्वर ही अलग है, वो बड़ा ऑर्डर। अब बताइए, बड़ा गेम कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं या वो कर सकते हैं? क्या वो कोई इलीगल काम कर रहा है? बट ही इज ऑपरेटर। तो जो माइंडसेट पहले तो हमारे दिमाग में बन रखा है, वो हम में और आप में से भी कोई हो सकता है आगे चल के बड़ा ट्रेडर बन जाए। हो सकता है आपने ही ले लिया मेंबरशिप, हो सकता है आपने ही कोलो पर अपनी सर्विसेज दी। आपको क्या लगता है झुंझुनवाला साहब कहां ट्रेड करते थे? हाँ, झुंझुनवाला साहब की अपनी एक ब्रोकरशिप कंपनी थी, जिस ब्रोकरशिप कंपनी में सिर्फ एक ही क्लाइंट, आया समझ? आगे बात समझ में? तो ये कोलोकेशन सर्वर्स के लिए ये सारी चीजें होती हैं। आई बात समझ कि मेरा ऑर्डर किसी को नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मेरा ऑर्डर कोलैप्स होगा। जब आप
बड़े ट्रेडर बड़े इन्वेस्टर बनते हैं तो कैसे बना जाता है, इस बात को आज से ध्यान में रखिए। आज ही नहीं बन जाएंगे, हो सकता है आज के 20 साल बाद बने, हो सकता है आज के 50 साल बाद बने, बट एक दिन बनेंगे। तो इस बात को हम सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा और धीरे धीरे हम चल के इन चीजों को सीखते भी चले जाएंगे, समझते भी चले जाएंगे, इसका ज्ञान भी हमको होता चला जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है तो मैं जाके कहीं बड़ा कर सकता हूं। अब तो हम बड़े कैसे बन सकते हैं कि किसी की नजर में ना आए? बड़े तो हम धीरे धीरे बनेंगे ना। तो कैसे बनेंगे? इंट्राडे ट्रेडिंग आप बोल रहे हैं कि मैं बड़ा कर ही नहीं सकता, आखिर मैं बड़ा पैसा कमाऊंगा कैसे? ये भी तो सवाल हो गया ना। जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग बड़ा नहीं कर सकता, मैं को जूझ के ही कमाना है, तो पता चलेगा 100 साल लग जाएंगे मेरे को पैसा कमाते। हाँ लग जाएंगे ना। तो 100 साल का तो मैं अभी 20 साल का आदमी हूँ, 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, तो 100 साल तो मुझे जिंदा ही नहीं रहना है। तो इसका मतलब कोई छोटा आदमी कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तब आपको रास्ता अपनाना पड़ता है किसका? मल्टीपल वेज टू जनरेट मनी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। आपके अपने खुद के पोर्टफोलियो पर डाइवर्सिफिकेशन करने का रास्ता अपनाना पड़ता है। एक लिमिटेड क्वांटिटी में हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सही है। जब हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उससे थोड़ा पैसा जनरेट करते हैं। वो थोड़ा पैसा थोड़ा सा रिटर्न होता है, छोटा सा रिटर्न होता है। उस छोटे से रिटर्न को हम री इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करके हम उससे फिर वापस रिटर्न कमाते हैं। उस कमाए हुए रिटर्न को हम फिर से री इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करके हम फिर उससे रिटर्न कमाते हैं, और ऐसे मल्टीपल लूप्स चला के हम अपने पैसे को क्या करते हैं, है ना। अब क्या कि किन किन बातों का हमको ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें जरूरी है अगर हमको वेल्थ क्रिएट करना है। वेल्थ और अर्निंग्स, सैलरी में डिफरेंस है, याद रखिएगा, है ना। हमेशा पैसा दो बातों के लिए कमाया जाता है। मैं आपसे पूछूं आप क्यों पैसा कमा रहे हैं, बता सकते हैं? कोई बताने की क्षमता रखता है? क्यों पैसा कमा रहे हैं? सर जीवन को चलाने के लिए। जीवन तो चल रहा है आपका, कौन सा खाए बिना मर रहे हैं आप? सर आज ये तीन जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों आपके हमारे सबके पास जुड़ी हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, रोटी कपड़ा और मकान आप में से सबके पास होगा, हम में से सबके पास होगा, और यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह दे कि मैं भूखमरी से मर जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर है ना। हाँ, लग्जरियस लाइफ के लिए। चलिए एक लिमिट के बाद लग्जरियस लाइफ का भी कोई एक लिमिट के बाद खत्म हो जाएगा आपको कि चलो ठीक है, एक महंगी गाड़ी खरीद लिया, एक अच्छा सा घर बना लिया, 2-4 नौकर चाकर हो गए, उसके बाद लग्जरियस लाइफ की भी लिमिट खत्म हो जाएगी। लग्जरियस लाइफ की भी एक लिमिट होती है ना। फिर क्या? बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। सबका जवाब देता हूँ एक एक करके। बच्चों के लिए पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो धन संचने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो बना लेगा ना। सुपुत्र है, आपने बनाया ना, और कुपुत्र है तो जितना भी संचय सबको बर्बाद कर देगा, तो भी संचने की जरूरत नहीं है। अब बताइए आप क्या बोल रहे हैं? भविष्य के लिए आज कमा ले रहे हैं तो भविष्य में भी कमा लेंगे। जीना खाना तो आपका हो ही जाएगा। पर फ्यूचर में अपने को थोड़ी ना पता रहेगा कि अपना जो सुपुत्र रहेगा वो अच्छा ही रहेगा, सज्जन रहेगा। नहीं तो इतना कर लीजिए कि आपको फ्यूचरिस्टिक आपकी लाइफ जीवन भर चलती है, जैसी आज की लाइफ है वैसी लाइफ चलती है। ये एक ऐसा जवाब हो सकता है, बिल्कुल सही है कि मेरा जिस लाइफस्टाइल में मैं जब काम कर रहा हूँ, बोल रहे थे आप कुछ, जब मैं काम ना कर रहा हूँ तो जब मैं काम करने में सक्षम हूँ तब तो मेरे जीवन में इतनी महामारी आती है। जब मैं सक्षम नहीं रहूंगा तो भी तो महामारी आएगी ना, उससे ज्यादा आएगी। आदमी का फेज 3 होता है। पहला फेज होता है जब वो आदमी सिर्फ एब्जॉर्प्शन फेज में होता है। एब्जॉर्प्शन फेज का मतलब समझते हैं? कंजम्पशन फेज, जब आप सिर्फ कंज्यूम करते हैं। व्हेन यू आर अ किड, जब आप बच्चे हैं तो कौन से फेज में है? कंजम्पशन फेज में। आप सिर्फ कंज्यूम करते हैं, यू डोंट गिव, आप ना देते हैं, यू डोंट अर्न, आप कमाते भी नहीं है ना, बशर्ते कि आप अभी ना और ना हो। ठीक है, बट द थिंग इज कि कंजम्पशन करते हैं। अब अगर आप एक बच्चे हैं फिर आते हैं आप एक्यूमुलेशन फेज में। अभी कौन से फेज में हम सभी लोग?
एक्यूमुलेशन फेज में। हम कौन सा फेज अभी जी रहे हैं? एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मतलब पैसे को संचित कर रहे हैं। और इसके बाद वाला जो फेज आएगा वो कौन सा फेज आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब सिर्फ और सिर्फ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी का पैसा देना है, अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा है, व्यापार का पैसा देना है, पढ़ाई का पैसा देना है, लड़की की पढ़ाई का पैसा देना है, कहीं नौकरी में गलती से घूस देना पड़ गया तो वो भी देना है, हाँ, कहीं शादी करनी हुई तो उसका भी देना है, वहां भी खर्चे करने हैं, फिर खुद को जाना है हॉलीडेज पर तो उसका भी देना है, और उसके बाद हमारा शरीर इतना फिट नहीं रहेगा, रोज बीमार पड़ता रहेगा, हम बूढ़े हो चुके रहेंगे तो उसके भी पैसे खर्चे करने हैं। सब डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम है, अर्निंग का काम खत्म हो जाएगा। तो 3 फेज हुआ। पहला फेज जब हम कंज्यूम कर रहे थे, हमको नहीं पता कि हम क्या कंज्यूम कर रहे थे, कहां से लाए हमारे पेरेंट्स, हमको नहीं पता उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया, कैसे मैनेज किया, नहीं पता। बट दूसरे फेज में जैसे ही आए, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो एक्यूमुलेशन फेज जितना बड़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज उतना आसान होगा। पहली बात याद रखिए, गांठ बांध। एक्यूमुलेशन फेज जितना लंबा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज उतना आसान। यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट अगर देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जरूरी सबको 60-65 साल में पहुंच ही जाना है। कोई खींच के काम करेगा तो 70 तक कर सकता है। 70 में मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, 65 तक तो आदमी की हालत खराब हो जाती है, थक जाता है वो, है ना। अब एक सवाल जो बहुत जरूरी है उसको भी समझिएगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन फेज जरूरी है कि 65 पे ही आए? डॉक्टर साहब आप बताइए। कभी भी आ सकता है। क्या हम खुद से ला सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज? यस सर, ये एग्री करते हैं, हेल्थ भी पर भी डिपेंड करता है। जनरली एक आदमी दिमाग से कब तक बुरा हो जाता है? आज के तारीख में सर मैं नहीं बोलूंगा 70 के बाद, हां 70 तक ही बुरा नहीं होता, 70 तक बुरा नहीं होता है आज के तारीख में। आज के तारीख में नहीं होता, मतलब उसकी लाइफ बढ़ गई है, पहले से, पहले की तुलना में बढ़ गई, क्योंकि पहले दवाइयां नहीं होती थी, कम होती थी। आज के समय में आदमी एवरेज एज बढ़ चुकी है ना। आज से 100 साल पीछे चले जाए तो एवरेज 40-45 साल होती थी ना, 40-45 साल। ये थोड़ा हो सकता है हमको एज अ कॉमन मैन आश्चर्य लगे कि अरे हाँ सब तो मर जा रहे हैं हार्ट अटैक से 50 साल में, लेकिन एवरेज एज की बात की जा रही है, वो ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूट, ये तो हो गई एक टेक्निकल बात, मतलब मेडिसिन वाली बात। क्या डिस्ट्रीब्यूशन फेज जरूरी है कि 60 में ही लाया जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के 35 साल की उम्र में डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ जाए? मेडिकली नहीं, फाइनेंशियली आ सकता है। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति ने 30 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, उसने 30 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट किया, तो वो 60 साल की उम्र में डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आया, उसके पास अच्छा वेल्थ क्रिएट हो गया। अगर किसी व्यक्ति ने 0 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो वो खुद तो करेगा नहीं, उसके लिए उसके पेरेंट्स करेंगे। 0 से 30, तो क्या 30 साल में आपका बच्चा रिटायर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, इट कैन बी। अभी तो रिसेंटली गवर्नमेंट की भी एक स्कीम आ गई है इसमें, एनपीएस वात्सल्य करके, 0 एज से आप एनपीएस में, मतलब उसके पेंशन प्लान कर सकते हैं। सो पहले तो भारत देश में आप देखते हैं, नागपुर में तो मुझे नहीं पता कितने आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बनारस चलिए, बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं और आके महीनों तक पड़े रहते हैं। हम सोचते हैं कहाँ से उनके पास पैसा आता होगा। बट द थिंग इज कि दे आर गुड इन फाइनेंस, they are good in managing the finance, or also they are good in enjoying the life. जीवन का आनंद लेने में वो अच्छे हैं, सबसे बेहतर है। जीवन का आनंद इन द सेंस व्हाट? जीवन का आनंद इन द सेंस कि हम ऐसे फेज में अपने आप को लेकर के जाएं जहां हमारा एक लाइफ साइकिल चलता रहे, हम जीवन जीते रहें, हम जीवन में जहां घूमने जाना है वहां घूमते फिरते रहें, हम अपने लाइफ के दूसरे चीजें करते रहें, लेकिन हमको काम करने की जरूरत। If you have good mindset, अगर आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आप बहुत ब्रिलियंट है, आप बहुत अच्छा व्यापार करते हैं, तो बिल्कुल आपको काम करना चाहिए और दबा के करना चाहिए और अंबानी और अडानी से भी ज्यादा अमीर बनना चाहिए। लेकिन अगर we do have an average mind, अगर मेरे पास एक एवरेज दिमाग है, अब इसका पता तो सबको खुद को इंटरनली होता है कि मेरा दिमाग कैसा है ना, कोई आपको दूसरा पता नहीं सकता, इंटरनली पता होता है।
और आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है किसकी भूख कितनी है। लेकिन हम एटलीस्ट, भले ही हम काम करते रहे वो अलग बात है, लेकिन हम एटलीस्ट, क्योंकि हम ये इंस्टेंट डिसीजन तो नहीं ले सकते कि मुझे काम करते रहना है या मुझे रिटायर होना है। इसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी, और कम से कम ये तैयारी 20 25 30 साल की होनी चाहिए, उससे कम की नहीं। 20 25 साल की तैयारी होनी चाहिए। मैं पर्सनली 45 के तक तैयारी करके रखा हूं कि आई हैव टू बी रिटायर्ड, लेकिन उस समय मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे काम करते रहना है नहीं, लेकिन वो काम मेरी स्वेच्छा से होगा कि मुझे करना है तो मैं करूंगा, नहीं करना है तो नहीं करूंगा। मेरी इच्छाओं पर डिपेंड करेगा, मेरी इच्छाएं होगी तो फिर मैं करता रहूंगा। मान लीजिए मुझे लगेगा नहीं यार अब चलो ठीक है एंजॉय करते हैं, तो एंजॉय करते रहेंगे। तो ये तैयारी कम से कम 25-30 साल की होगी, तो जाके हम उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, पैसा निकालेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, फिर करेंगे, फिर पैसा निकालेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे। ये साइकिल चलते रहेगा 25-30 साल तक चलते रहेगा, और पैसा एक्यूमुलेट करते रहेंगे, और एक्यूमुलेट करके हम उसको बड़ा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इसके पीछे की कुछ तैयारियां होनी बहुत जरूरी है। पहली तैयारी, अगर आपके घर के सोल अर्निंग मेंबर हैं, अगर आप अकेले, या आपके घर में 2 अर्निंग मेंबर हैं, या आपके घर में 3 अर्निंग मेंबर हैं, तो इन सारे अर्निंग मेंबर्स का एक टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में? टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में डिफरेंस है, याद रखिए। आई एम नॉट सेइंग अबाउट इंश्योरेंस, आई एम सेइंग अबाउट टर्म इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका नहीं हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मींस कुछ ऐसे इंश्योरेंस होते हैं, जनरली हम लोग इंश्योरेंस करवाने जाते हैं तो हमारा ऐसा इंडियन माइंडसेट क्या होता है, भाई ये बताइए कि इसके अंत में हमको मिलेगा क्या? भाई आपको मिलेगा ढूंढना है तो जाके एफडी करिए ना, इंश्योरेंस क्यों करना है? हाँ, अगर आपको ये ढूंढना है कि इसके अंत में क्या मिलेगा तो फिक्स डिपॉजिट करिए। क्या मिलेगा के नाम पर आपको इंश्योरेंस करना है। एंड अगेन वाइस वर्सा द इंश्योरेंस एजेंट्स, भाई अगर कोई हो तो बुरा ना माने। बच्चा पैदा हुआ घर में, तुरंत बधाई लेके पहुंच जाएंगे, भाई बच्चे का इंश्योरेंस करवा। होता है, आप सभी घरों में होता होगा, हमारे घर में भी होता है भाई बच्चे का। मेरा पर्सनली मेरी 8 साल की उम्र में मेरा इंश्योरेंस हो गया था कि 9 साल की उम्र में, और मैं कहता हूं इससे बड़ा बेवकूफ वाला डिसीजन कोई बाप ले ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूं, अगर मैं लेता हूं अपने बच्चे के लिए तो मेरा बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इंश्योरेंस इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्ट्स हैं, बट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी ना। इंश्योरेंस के लिए आई बात समझ में? कि आप इंश्योर्ड होइए कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू मतलब समझते हैं, जीवन अनमोल है, ऐसा लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, लेकिन इस धरती पर जीवन का मोल है। ठीक है, क्या मोल है, क्या कीमत है आपके जीवन की? वो ह्यूमन लाइफ वैल्यू ही कैलकुलेट होती है, जिसके बिहाफ पर आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। और वो प्रीमियम बहुत नॉमिनल होता है, और ज्यादातर लोग जीवन भर उसके एवज में एक नॉर्मली एक स्टडी में बता रहा हूँ कि जनरली आदमी को जितना इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना चाहिए, इस भारत देश में स्पेसिफिकली आदमी उससे 6 गुना ज्यादा एवरेज प्रीमियम पे करता है। 6 गुना ज्यादा, मतलब आपका काम 6 गुना सस्ते में हो सकता था, लेकिन आपका अपना काम 6 गुना महंगा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं करते। आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। द इंश्योरेंस शुड नॉट बी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग एंड इंश्योरेंस इज। इंश्योरेंस में आप कोर इंश्योरेंस करिए, दैट इज टू चीप, वो बहुत सस्ता होता है और बहुत आसानी से हो जाता है। एंड इंश्योरेंस शुड बी ओनली इंश्योरेंस, एंड दैट इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस। अब किसका होना चाहिए? नॉन अर्निंग मेंबर का नहीं, है ना? आप महिलाएं, आपके हस्बैंड नहीं कमाते हैं, आप कमाती हैं, तो आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। आप पुरुष हैं, आपकी वाइफ नहीं कमाती है, लेकिन तो जो कमाता है उसका होना चाहिए। और अगर दोनों कमाते हैं तो दोनों का। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो उस पैसे को रिप्लेस करेगा जो आप आज अर्न कर रहे हैं, साथ ही साथ जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो जाएंगे तब तक अर्न करते रहेंगे। ये पूरी वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे और उतने अमाउंट का आपका टर्म इंश्योरेंस करेंगे, और आपको उतना ही करना है, उससे ज्यादा का इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं। उसमें 2 तरीकों से आपको रिटर्न मिल सकता है। पहला, आपको
लमसम पूरा पैसा मिल गया, दूसरा इन केस कुछ होता है तो आपके नॉमिनी को, और दूसरा उसको लाइफ लॉन्ग पैसा मिलता है। अगर लमसम भी मिल गया तो भी अच्छा है। उसका एसडब्ल्यूपी उसको पहले से समझा के रखिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका एसडब्ल्यूपी करना है, यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान लेना है, उस पूरे पैसे को उठा के इन्वेस्ट कर देना है, और उसका एक सिस्टमैटिक विथड्रॉल का पेंशन लेना है, और जीवन भर जब तक लाइफ लॉन्ग चले तब तक उतना पैसा, जितना मैं आज अर्न करता हूं उतना पैसा तुमको मिलता है। इन केस ऑफ फ्यूचर वैल्यू महंगाई बढ़ती जाएगी, आपका पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। समझ? और ये बात सभी लोग, चाहे आप जिस भी एज ग्रुप के हो, याद रखें। इसके अलावा वो अगर आप ट्रेडर हैं, स्पेशली अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते तो मैं आपसे ये बात नहीं करता, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। बट यू आर अ ट्रेडर, मतलब आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है। तो इसके अलावा अगर कोई सा भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, देन यू आर अ फूल, मूर्ख है। खराब लग रही है बट है, सीरियसली है। लेकिन मैं बोलूं कि ये लैपटॉप की कीमत 4 लाख रुपए है, अब फिर मैं बोलूं कि मेरे से ये लैपटॉप 8 लाख में खरीद लो, और आप बोले मुझे खरीदना है, तो आप क्या है? सिंपल बात है ना। तो अगर इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, देन यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, अपने पैसे के साथ गलत कर रहे हैं, उस पैसे के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। सीधी सी बात है, उसको संजो के रखिए। एक बात हो गई। दूसरी बात, टर्म इंश्योरेंस हो गया, ये होना चाहिए। हाँ, टर्म इंश्योरेंस का भी 2 तरीका है। हाँ, एजेंट आपको समझाएंगे कि देखिए एक बार में पे करेंगे तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। और अगर आप महीने महीने दर महीने पे करते रहेंगे तो इतने का पड़ेगा आपको। अब आप बोलेंगे यार मैं कौन 20 साल तक महीने महीने टर्म इंश्योरेंस का पैसा पे करता रहेगा, पता नहीं मेरे ऊपर कल को कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो मैं कैसे पे करूंगा इस पैसे को, मेरा कहीं ऐसा नौकरी चला गया या व्यापार खराब हो गया तो मैं कैसे पे करूंगा इस पैसे को, ये मेरा पूरा पैसा खराब ना हो जाए। उसके मन में आता ही नहीं आता है। कोई भी चीज में ये मन में आता है ना, जब आप कोई भी ईएमआई करने जाते होंगे जहां आपको मंथली पे करना है अगले 20 साल तक 30 साल तक, तो आपके मन में ये बात क्या आती है कि नहीं आती है? मान लीजिए कि एक लमसम टर्म इंश्योरेंस की कॉस्ट आ रही है 5 लाख रुपए, ठीक है, और 5 लाख रुपए का आप टर्म इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं। अगर आपको मंथली पे करना है तो मान लीजिए 2000 रुपए महीना पे करना है, और उसके मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस की आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू 1 करोड़ रुपए, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। 2 तरीका है, 5 लाख पे डिस्काउंट मिल रहा है, 4 लाख में हो जाएगा अगर आज इंस्टेंट पे करते हैं, और 6 लाख रुपए लगेगा अगर 2000 रुपए महीना पे करते हैं। क्या अपनाना चाहिए? 4 लाख पे करते हैं, हाँ मंथली। क्यों? क्योंकि सर गारंटी नहीं है ना, हम तो पहले लगे तो बिल्कुल सही बात है। सपोज करिए कि आपने 2000 रुपए महीने पे करना शुरू किया, अब इंश्योर्ड तो हो गए 1 करोड़ रुपए के लिए, 2 ही महीने में 2 ही महीने में काम हो गया। आपने कितना पे किया? 4000, फैमिली को कितना मिला? 1 करोड़। लेकिन पहले मैंने 5 लाख दे देता हूँ, अब पहले महीने 4 लाख दे देते हो, 2 ही महीने में कहाँ हो जाता? तो 20 साल भरेंगे तो, और 20 साल तक नहीं भरे तो आया समझ? इसलिए टर्म इंश्योरेंस को हमेशा कैसा पे करना चाहिए? जितना लंबा, बोले 40 साल पे करते हैं, हाँ 40 साल पे करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना लंबा खींच सकते हो उतना लंबा खींचिए। क्यों देना भाई? बचा हुआ 4.5 लाख रुपए, 2000 रुपए दे दीजिए, 4,98,000 डाल दीजिए एसडब्ल्यूपी में, और एसडब्ल्यूपी का विड्रॉल निकाल लीजिए। 5,000 रुपए महीने का आएगा, 3,000 अलग एंजॉय करिए पार्टी, 2,000 उसको दे दीजिए महीने का। सही है कि नहीं? हाँ, या 3,000 की एसआईपी कर दीजिए, वो अलग इन्वेस्टमेंट हो गया। टर्म अलग चल रहा है, ये 3,000 की एसआईपी का अलग पैसा चल रहा है, और वो 3,000 की एसआईपी भी आपको कुछ हो जाएगा तो भी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने किया होगा एसडब्ल्यूपी। सही है, डबल फायदा हुआ ना, 4 गुना फायदा हुआ। टर्म इंश्योरेंस का टर्म इंश्योरेंस हो गया, एसआईपी की एसआईपी हो गई, इंश्योर्ड के इंश्योर्ड हो गया, जेब से आपने कुछ लग नहीं रहा है, एक 5 लाख रुपए आपने लगाया, आपका सारा काम एक ही बार हो गया। अब क्या चाहिए जीवन में? हाँ, तो मतलब कि एक ही 5 लाख रुपए से हमने न जाने कितने काम कर लिए। सही है, एंड इट कैन बी, ये कोई इम्पॉसिबल चीज तो है नहीं, कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं। तो टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। एक क्वेश्चन था, बिल्कुल। अभी हमने टर्म इंश्योरेंस करा लिया तो सर उसको पूरा एक साथ विड्रॉल करना है या फिर एसडब्ल्यूपी प्लान बेहतर है?
इन केस ऑफ मैच्योरिटी टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस दो तरह का होता है, आपको एजेंट फिर बेवकूफ बनाएगा, भैया ये वाला टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो इसमें आपको इतना पैसा लास्ट में मिल जाएगा, और ये वाला लेंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो जिसमें कुछ नहीं मिलता है वो लेना है प्योर टर्म। फिर से उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका रिटर्न इतना नॉमिनल होगा कि उससे ज्यादा तो आप यहां पैसा कमा सकते हैं। आया समझ? सो यू नीड नॉट एनी विथड्रॉल प्लान, आपको कोई विथड्रॉल प्लान नहीं चाहिए भैया, मेरा पूरा पैसा इंश्योरेंस में डालो, प्योर इंश्योरेंस, कोर इंश्योरेंस, है ना? आई बात समझ में? इंश्योरेंस में कोई मिर्च मसाला नहीं लगाना है, सीधी सी बात है। आ गया समझ? किसका ले, जिसका मतलब उसका ले, सब अच्छे, सब अच्छे, कोई खराब नहीं, सबका पैसा मिल जाएगा। हाँ, आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट और कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पैसा उतना ही पड़ेगा, 2-4 हजार का डिफरेंस आ जाएगा। लास्ट में सर सम एश्योर्ड जो वैल्यू होता है सर उसमें डिफर सम एश्योर्ड वैल्यू की बात ही मैं कहां कर रहा हूं भैया, मैं 1 करोड़ रुपए टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, 50 लाख रुपए टर्म इंश्योरेंस रिटर्न की बात ही नहीं कर रहा हूं ना यहाँ पे। सम एश्योर्ड ही जीरो चाहिए हमको, क्योंकि एलआईसी का अगर टर्म इंश्योरेंस बहुत कॉस्टली है, तो फिर वो भी क्यों बिकता है जब अगर सस्ते अवेलेबल है? क्योंकि वो बेचा जाता है, क्यों बेचा जाता है? वो बेचा जाता है, वो बिकता नहीं, वो बेचा जाता है। समझिएगा मेरी बात को, क्या बोलते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो, आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए, एचडीएफसी बैंक हाईएस्ट पे है, सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक का है, एचडीएफसी अर्बो, टाटा एआईए टॉप उसको बेयर करिए उस कॉस्ट को, बट द थिंग इज कि आप पूरे जीवन पैसा देते रहे और ऑल ऑफ सडन जब जिस काम के लिए आपने पैसा पे किया और फैमिली को अगर वो पैसा मिला ही नहीं तो टर्म इंश्योरेंस कितने साल तक के लिए करें, जितना मैक्सिमम हो सके उतने साल, क्योंकि जितने साल बीतते चले जाएंगे उतने आपके मरने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि पैसा मिलने ये भी है। अब आपने बोला कि मैंने तो 8 साल तक टर्म इंश्योरेंस करवाया, कुछ नहीं किया आपने, बेवकूफी कर दी। क्यों कर दी? मरने ही नहीं आपको 60 साल तक, वैसे नहीं मरना है। हाँ, 5000 लोगों में से एक आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, इतना ज्यादा रेशियो नहीं होगा, 5 आदमी भी नहीं होते 5000, है ना? तो मरना ही नहीं है, वो तो रेयर केस है। आपने बोला 70 तो भी चांसेस कम है, हमने बोला 75, अब चांसेस बढ़ने लगे पैसा मिलने के, 76, 77, 78, 80, 90, 95 साल का करवा लिया, मस्त फैमिली मिलना ही मिलना गारंटी है। हाँ, किसी भी 1 साल के बाद किसी को 70 तक किसी भी रीजन से डेथ नेचुरल या फिर क्या फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर 1 ईयर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला साल सोसाइटी का पता पड़े, आज परमिशन करवाया कल जाकर सुसाइड करेंगे। डिजीज से अभी तो कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह ऐसा अगर पहले साल सब चीज पहला साल, ट्रेस आउट अगर होता है तो फिर वो एवरीथिंग इज फर्स्ट ईयर। सर ये कॉस्ट कैसे डिसाइड करेंगे अगर हम मरने के बाद हमारी फैमिली को इतना पैसा मिले तो इतने लाइफ टाइम तक मतलब सरवाइव कर सकते हैं? हाँ, ये फ्यूचर वैल्यू होती है, इसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। कितना सर्वाइवल चाहिए, कितना आप अभी अर्निंग कर रहे हैं, इसी को ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोलते हैं। इसी को जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सारी कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू मेरी कितनी होनी चाहिए, मैं आज कितना अर्न कर रहा हूँ, इस अर्निंग का 10 साल बाद क्या कॉस्ट रहेगा, इस अर्निंग का 20 साल बाद क्या कॉस्ट रहेगा, इस अर्निंग का 30 साल बाद क्या कॉस्ट रहेगा। ये सारी चीजें, ये सारी प्लानिंग हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं, है ना? और इन सारी चीजों को हम लोग समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, सोचते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं कि हमको क्या करना है। टर्म इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करने हैं, किस तरीके से रिटर्न लेना है। अभी ये जो मैंने म्यूचुअल फंड वाला स्टार्ट किया ना, इसमें मैं 1 to 1 सबसे यही बातें कर रहा हूं, ये सारी बातें कर रहा हूं। आपका वैल्यू आपके इनकम टैक्स रिटर्न से ही पता चलता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं, नहीं कोई भी कितना भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितने कैपिटल एसेट्स है, आपके पास आपकी नेटवर्क क्या है, और एक वैल्यू के बाद एक वैल्यू आएगी जिस वैल्यू के बाद आपकी आप किसी भी अमाउंट का टर्म हो सकता है। अभी मैंने इवैल्यूएट करवाया था पिछले साल तो मेरे टर्म इंश्योरेंस की वैल्यू आई थी
250 करोड़ रुपए, है ना। मैंने कहा इसकी तो ईएमआई भरते मैं मर जाऊंगा क्योंकि वो वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, हाई होती है। मतलब आप इतने वैल्यू का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, एक वैल्यू के बाद वो मतलब वो लिमिट खत्म हो जाती है। और जनरली अभी के समय के हिसाब से इफ यू आर अर्निंग मोर देन 10 लाख रुपीस इन अ मंथ, मैं सबके रेशियो बता देता हूँ। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमाते हैं तो आपके लिए अराउंड आपके पास 5 से 10 करोड़ के बीच का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। आपका लायबिलिटी जितना है उसके हिसाब से लायबिलिटी तो बहुत जरूरी है इवैल्यूएट करना। ये सारी चीजें हम लोग इवैल्यूएट करते हैं जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ये सब कुछ हम समझते हैं, डिटेल एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके फिर हम इन चीजों को डिसाइड करते हैं। जरूरत होती है हमको, और ये एनालिसिस हर 6 महीने 8 महीने 1 साल पर वापस हमको इवैल्यूएट करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है हमारी अर्निंग्स कम हो जाती है, कई बार हमारी अर्निंग्स बढ़ जाती है ना, तो ये इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम दूसरे। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हर पूरा का पूरा हम डाइवर्सिफिकेटेड टर्म इंश्योरेंस भरी करते हैं, ऐसा भी जरूरी है। द डाइवर्सिफिकेशन कैन बी डन इन मल्टीपल वेज। मैं पर्सनली बताता हूं डाइवर्सिफिकेशन कैसा मल्टीपल वेज में किया जाता है। मतलब इन द सेंस कि आई हैव डन द इन्वेस्टमेंट्स, मैंने टर्म इंश्योरेंस भी कर रखा है, तो मैंने रियल एस्टेट में रेंटल इनकम का भी इन्वेस्टमेंट। तो रेंटल इनकम भी तो एक ऐसी इनकम हुई ना जो मैं रहूं ना रहूं मेरे फैमिली को मिलती रहेगी, वो भी तो एक इनकम हुई और एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ, तो मेरा टर्म इंश्योरेंस का बोझ कम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना कम। अगर मान लीजिए कि टर्म इंश्योरेंस से 1 करोड़ रुपए मिलता है, उस 1 करोड़ के मुझे एवज में मुझे 1 लाख रुपए महीने का लाइफ टाइम मेरे फैमिली को मिलता है, और मैंने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया रियल एस्टेट में जिसकी वजह से 1 लाख रुपए मुझे प्लस हर महीने बढ़ती हुई महंगाई का भी 10% या 5% इंक्रीज्ड वैल्यू का रेंटल इनकम होता है, तो मेरा तो वो 1 लाख रुपए 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं टर्म इंश्योरेंस करवाने के बजाय मैं उस घर का इंश्योरेंस करवा लूंगा, या उस फ्लैट का इंश्योरेंस करवा लूंगा, या उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा लूंगा जिसकी वजह से मुझे रेंटल इनकम आ रहा है। ऐसा मत, तो दैट कैन बी इवैल्यूएटेड और एक दूसरे से हमेशा एक्सचेंज रिप्लेस होते रहे। तो इन सबको इवैल्यूएट करना हमको आना चाहिए। स्मार्ट मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमाइज रिटर्न, कम से कम इन्वेस्टमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न की ख्वाहिश रखना और उसको अचीव करना, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस के बाद आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अब हेल्थ इंश्योरेंस अर्निंग मेंबर का नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के सारे मेंबर्स। आया समझ? अब 2 बातें फिर से, आप में से किसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है? जिनके पास नहीं है, क्या आपने अपने अकाउंट में 10, 20, 25, 50 हजार रुपए रख रखे हमेशा बचा के रखते हैं आप? नहीं रखते हैं। कुछ लोग, कोई ऐसा है जो बचा के रखता होगा? कोई नहीं है। रखा करिए फैमिली मेडिकल इमरजेंसी के लिए, बट यू शुड हैव हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए आज के समय में आपको हेल्थ इंश्योरेंस के भी मल्टीपल तरीके होते हैं। कभी भी आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो कभी भी हम प्राउडी मत, प्राउडी का मतलब समझते हैं यार मेरे पास इतना पैसा है तो मैं 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल, आप समझिए कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए। द हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी स्मॉल, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए से ना, 5 से 10 लाख, और थोड़ा आप सिंगल अकेले हैं तो 2, 2.5, 3 लाख रुपए ऑल्सो है, सही है। इतने में नॉर्मल ठीक ठाक बीमारियों का इलाज हो सकता है। उससे बड़ी अगर आपको कोई बीमारी हुई तो 2 से आपके पास 10 का भी हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो फिर वो काम नहीं करने वाला है ना। फिर आपको चाहिए होगा 40, 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए चाहिए। तो पहला काम छोटा हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा काम उस पे अगर आपको चाहिए तो टॉप अप मतलब समझते हैं 5 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस पे 90 लाख रुपए का टॉप अप, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 95। यू आर कवर्ड फॉर 95। अब टॉप अप कैसा होता है? टॉप अप सस्ता। अगर हेल्थ इंश्योरेंस मान लीजिए आपका अकेले का 5 लाख रुपए का साल का खर्चा आया 10,000 रुपए, आपने 90 लाख का टॉप अप लिया तो उस 10,000 कितने हो जाएगा? 14,000। 5 लाख रुपए के लिए आपने कितना पे किया? 10,000, और बाकी 90 लाख के लिए आपने कितना किया? पे किया? सिर्फ 4,000। क्यों? क्योंकि टॉप अप हमेशा यूज नहीं होगा। टॉप अप जब आपका 10 लाख रुपए खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर से यूज, दैट इज कॉल्ड टॉप अप, ठीक है। तो टॉप अप प्लान इज ऑलवेज नॉट एक्टिवेटेड। टॉप अप प्लान इज ओनली एक्टिवेटेड इफ योर कोर प्लान इज
रीच्ड इट्स लिमिट, है ना, इसके लिमिट के ऊपर से एक काम हो गया टॉप अप। दूसरे होते हैं राइडर्स, है ना। राइडर्स का मतलब या क्रिटिकल इलनेस, राइडर्स से भी ज्यादा जरूरी क्या है, क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस में बहुत सारी बीमारियों की लिस्ट होती है, 20 25 30 बीमारियों की लिस्ट होती है जो क्रिटिकल बीमारियों की। और वो क्रिटिकल बीमारियों के लिए मान लीजिए मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया 10,000 रुपए का, उसमें 5 लाख रुपए का मेरा प्रीमियम कवर हुआ। एक टॉप अप लिया 14,000 हो गया, उसमें मान लीजिए और 50 लाख कवर हो गया, मैं टोटल 50-60 लाख रुपए के लिए कवर्ड हो गया। उसके बाद मैंने एक राइडर ले लिया, अरे सॉरी क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस कैसा होता है कि जैसे ही वो बीमारी आपको डिटेक्ट हो वैसे ही आपको, अगर आपने 10 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस लिया है, 20 का लिया है, 25 का लिया है, 30 का लिया है, 35 का लिया है, 40 का लिया है, उतना अमाउंट एट द टाइम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आया समझ? बीमारी डिटेक्ट होते ही उतना अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो अमाउंट आपको मिल जाएगा कि आप अपना इलाज करिए। साथ ही साथ आपका इंश्योरेंस भी एक्टिवेटेड है। तो अगर आपके पास अच्छा टॉप अप है, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, टॉप अप के साथ इंक्लूड करके, तो आपका पूरा पैसा तो 1 करोड़ में आपका इलाज हो जाएगा। और आपका टॉप अप किसका पैसा हो गया? आपका पैसा। उतने दिन जो आपने नहीं कमाया, उतने दिन जो आपने काम नहीं किया, उतने दिन जो आप परेशान हुए, उस ड्यूरेशन में जो आपका बिजनेस का लॉस हुआ, वो पूरा कवर करके दे देगा आपको। तो ये 3 चीजें हेल्थ इंश्योरेंस में मैंडेटरी है। पहला हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा टॉप अप और तीसरा क्रिटिकल इलनेस में। ये बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस चाहे जैसे लीजिए आप, चाहे ईयरली लीजिए चाहे मंथली लीजिए, दोनों बात एक ही है। अगर सस्ता मिल रहा है तो ईयरली ले लीजिए, है ना। अब तो 3-3 साल तक के मिलने लगे, अब तो 3 इयर्स तक के, पहले सिर्फ 1 ही साल तक का मिलता था, अब तो 3-3 साल तक के मिलने लगे, है ना। और मेरे पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने इन्हीं 3 तरह के हेल्थ इंश्योरेंस को कवर कर रखा है, ठीक है। उसमें एक और चीज उसमें और एक चीज है, उसमें एक मॉडर्न मेडिसिन नहीं आता है, एकदम जो एडवांस जो हाँ, मॉडर्न मेडिसिन का अलग से टॉप अप आता है ना, वो आता है, उसको क्या बोलते हैं, राइडर आता है, एड ऑन राइडर, 2-3 हजार रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, उसको भी टिक करिए। मतलब ये छोटे छोटे जो साथ में है ना, उससे क्या होता है, उससे आप जब कभी फंसेंगे ना ट्रैप होंगे, तो उसका आपको समझ में आएगा। उसमें कई बार ऐसे भी प्लान आते हैं जिसमें कि कोपे, हाँ, कोपे का मतलब क्या होता है? कोपे का मतलब होता है कि डबल हेल्थ इंश्योरेंस ना। नहीं, कोपे में नजर कि अगर आपने छोटा उसका प्रीमियम कम करने के लिए बोलते थे कि हाँ 20% मैं पे कर दूंगा बिल, ये बड़ा प्रॉब्लम, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसमें फिर क्या होता है, इंश्योरेंस का कवर ही कई बार नहीं मिल पाता है। वो 20% अगर आपको देना पड़ा तो वो बड़े लमसम में से 20% देना रहता है। हाँ, फिर बहुत सारी चीजें कवर नहीं होती। कोपे का मतलब क्या होता है? कोपे को एक और वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, कोपे। तो कोपे इज व्हाट? कोपे का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास एजेंट आया, एजेंट ने कहा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस मैं कर रहा हूं, इसमें मैंने आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे दिया, इसमें मैंने आपको 30 लाख रुपए का टॉप अप दे दिया, 20 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस दे दिया, और मान लीजिए कि एक और 5 लाख रुपए का आपको एडवांस मेडिसिन और ये जिसमें बोलते हैं ना कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जो रिसाइकलेबल आइटम नहीं होते हैं, मतलब जो डिस्पोज हो जाते हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स, उसका भी लग गया, सब दे दिया। अब उसने बोला, आपने बोला कि प्रीमियम आ रहा है 22,000 रुपए, आपने बोला यार ज्यादा है। उसने कहा अच्छा एक काम करो, आप 20% का कोपे ले लो, या 5 लाख रुपए का कोपे ले लो, या 2 लाख रुपए का कोपे ले लो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका बिल आएगा, या 30,000 रुपए का कोपे ले लो, 50,000 रुपए का कोपे, जब आपका बिल आएगा तो उसमें से पहला शुरू का 50,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, और बाद का पैसा कंपनी पे करेगी। ऐसे केस में आप बार बार फंस जाएंगे, ट्रैप है ना। इस केस में आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो प्रीमियम कम करने के चक्कर में ये मत करिए, है ना। प्रीमियम कम करने के चक्कर में ये मत करिए। हालांकि जब आपके पास वो है क्रिटिकल इलनेस है, उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपके पास एडवांस मेडिसिन का नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास एक मोटा पैसा आ चुका होता है जो आप यूज कर सकते दोनों में कंपनी वाले जब देते हैं ना, सेटल करने की बात करते हैं, तो छोटा सा कोई पॉइंट निकाल के कहीं ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो सब राइडर्स को ना लिखते तो ज्यादा बेहतर है, और वो उससे प्रीमियम बहुत नहीं बढ़ेगा, पर कहता है कि जब मिलना है तो पूरा मिलेगा। तो इस चीजों का ध्यान रखें भाई, ये बहुत जरूरी है। जितने राइडर्स हैं, वो राइडर्स अगर लगे हुए हैं तो वो आपकी सहूलियत के लिए,
तो कुल मिला के जिसके पास जितना शक्कर है, सीधी सी बात है, उसकी चाय उतनी मीठी होगी। और आगे चल के आपके पेइंग कैपेसिटी, तो वो पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की कौन हेल्थ इंश्योरेंस में कितना पेगा। तो सबसे पहला बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस कि 5 लाख रुपए तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, ये बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस। उससे ज्यादा पैसा है तो उस पे टॉप अप लीजिए, सेकंड नंबर। उससे ज्यादा पैसा है तो क्रिटिकल इलनेस लीजिए। उससे ज्यादा पैसा है तो राइडर्स है, जितने राइडर्स आप एडम कर सकते हैं करते चले जाइए, है ना। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, ठीक है। बट बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, ठीक है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड ही क्यों ना हो, इट वर्क्स, है ना। लेकिन वो होना चाहिए, ठीक है। तो 2 बातें हो गई इंश्योरेंस के नाम पे, बस आपके पास इतना ही, बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तीसरा, गाड़ी चलाते हैं तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। वो तो उसके बिना चालान वालान भी कट जाता है ना, तो चालान उसी का कटता है। आपकी मेन बाइक के इंश्योरेंस या कार के इंश्योरेंस से पुलिस को कोई लेना नहीं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है वो नहीं करेगा तो आपका चालान नहीं कटेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो चालान नहीं कटेगा, पता है आपको। थर्ड पार्टी क्या होता है? थर्ड पार्टी बड़ी मजेदार चीज है। थर्ड पार्टी इज, अगर आप अपनी गाड़ी से किसी और को ठोकते हैं तो उसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कंपनी करेगी, और इसी का इंश्योरेंस इंडिया में मैंडेटरी है। जो इंश्योरेंस मैंडेटरी है, आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, आग लग जाए, भाव में जाए, इससे सरकार को कोई लेना नहीं। ये आपका नहीं मिलेगा तो आपका चालान नहीं कटेगा, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 3 इंश्योरेंस की बात कर ली। इसके बाद चौथा, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। नो नीड टू इन्वेस्ट थ्रू इंश्योरेंस, आप इन्वेस्टमेंट करें डायरेक्टली करिए। अब आते हैं हम अपने इन्वेस्टमेंट्स पे कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे शुरू करें। 500 रुपए से शुरू करिए, 1000 रुपए से शुरू करिए, 2000 रुपए से शुरू करिए, कहाँ करें? ETF में करिए, म्यूचुअल फंड्स में करिए, डाइवर्सिफाई करिए, जगह जगह करिए। एक ही फंड के भरोसे मत बैठिए। मतलब कि क्या होता है, हम में से कई लोग, आप में से कितने लोग ये SIPs हैं? ये क्यों? हाँ, यहाँ दिक्कत है, ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है। सुनिए, तो हम में से कितने, बहुत सारे लोगों के पास SIPs है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम में से कितने लोगों के पास SIPs है? कितने सारे लोगों के पास SIPs है? आप में से कितने लोगों ने, जैसे 10,000 रुपए की SIP के पास है, तो 5,000 की कैसे बस है? कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है? कितने कितने से वो किया हुआ है डाइवर्सिफाई? 1,000 रुपए करके 5 कंपनी में आपने डाल दिया, और उसको आप मैनेज कैसे करते हैं? और एग्जिट कैसे करेंगे? लॉन्ग टर्म में। तो मान लीजिए उसमें से कोई एक कंपनी डाउन जाने लगी, आउट परफॉर्म करने लगी, खराब परफॉर्म करने लगी, तो क्या करेंगे? प्लान किया है? That's the problem. सर ने बताया कैसे करना है, तो उसको जाके मैनेज करेंगे तो एग्जिट लोड लगेगा, लगेगा तो लेकिन उसको LTCC लग जाएगा, STCC लग जाएगा, क्या करेंगे फिर? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या करेंगे फिर? ETF कैसे मैनेज करेंगे? मार्केट लगातार गिरता रहा तो मतलब, डू यू हैव एनी एग्जिट प्लान या डू यू हैव एनी रिप्लेसमेंट प्लान? कोई रिप्लेसमेंट प्लान ढूंढा है आपने? नहीं, यू शुड हैव, आपके पास होना चाहिए, है ना। ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और मैं इसके बारे में बहुत रिसर्च किया है, कंटिन्यूअसली रिसर्च किया है, बहुत कंटिन्यूअसली। फिर जाके हमने अभी जो टाई अप किया उसमें मैंने कैसा किया, अभी देखिए बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ। उसमें मैंने कैसा किया, जैसे इन्होंने 5,000 को 5 फंड्स में लगा दिया, ठीक है, हम भी वही काम करेंगे, 5,000 को 5 फंड्स में लगा देंगे। अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? इंटरनल स्विच को हमने फ्री कर दिया,
नो एंट्री नो एग्जिट क्लोज। दूसरी चीज, ड्यूरिंग दैट इंटरनल स्विच योर ट्रांजैक्शन इज नॉट बीइंग डन, आपका इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप फंड को एग्जिट करेंगे और फंड में वापस नहीं हो रहा है, वो इंटरनल स्विच होगा, यानी कि जो फंड का बास्केट है उस बास्केट का स्विच होगा। आया समझ? मतलब एक बास्केट बना जो आप इंडिविजुअली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं कर सकते, एक बास्केट बनाया, उस बास्केट में 5 फंड्स को डाला है, 5 फंड में से एक फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको निकाल के दूसरा डाल दिया, आपके पूरे पोर्टफोलियो पे कोई फर्क नहीं है। मतलब आपका पैसा ना एग्जिट पर नहीं हुआ, आपकी एसआईपी वैसे ही चल रही है, आपकी एसआईपी वैसे ही जा रही है, ना इसमें कोई एग्जिट लोड लगा, ना एंट्री लोड लगा, ना ही आपके पोर्टफोलियो में मतलब ना ही आपके ट्रांजैक्शंस में ये आया कि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया। जी, इंटर स्विच। उसमें परमिशन की जरूरत पड़ती है। हाँ, आपकी परमिशन की हमेशा जरूरत पड़ेगी। जब जब हम पोर्टफोलियो में चेंजेस करेंगे तब तब आपके परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास तुरंत एसएमएस जाएगा, आप यस करेंगे और यस करेंगे तो वो कंटिन्यू रिप्लेस हो जाएगा। सर वो पर्टिकुलर फंड में अगर पैसा होगा तो पांचों फंड में मतलब बाहर निकल रहा है तो सेम पैसा दूसरे फंड में चला जाएगा। और ये हम मैन्युअली करने जाएंगे, ये मैन्युअली आप करने जाएंगे, पूरा एग्जिट करेंगे प्रोसेस के साथ और पूरा दोबारा इन करेंगे। फिर से वो देखो चार्ट करते हैं। और उस ड्यूरेशन में आप इन्वेस्टेड भी नहीं रहेंगे। T+7 डेज रुका रहेगा आपका पैसा, फिर नया इन्वेस्टमेंट आया, जब तक एनएबी आएगी उस 8 दिन के लिए आप इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे। एंट्री एग्जिट लोड अलग देंगे, समझिए? तो ये मेथड हम अभी फिलहाल के लिए अपना रहे हैं और इस पर कंटिन्यूअसली बहुत टाइम काम करने का। मैं कभी बोलता ही मैंने कभी किया भी नहीं था, लेकिन बहुत जब पूरी वेल रिसर्च करने के बाद जब हमको ये चीजें समझ में आई तो फिर हमने ये करना शुरू किया। कब से स्टार्ट होगा? हो गया है, हो चुका है, कर रहे हैं। सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं वहां पे? आप 500 रुपए कि मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी हो सकता है, वो 500 रुपए में 5 फंड्स में लगेगा। आप ऐसे इंडिविजुअल नहीं कर सकते। 500 रुपए में 5 फंड्स में लगेगा, 4 फंड्स में लगेगा, 3 फंड्स में लगेगा। सर कोई इकट्ठा ही मतलब अमाउंट एक बार नहीं टाइम? बहुत मजेदार लमसम का भी जुगाड़ बनाया है हमने। लमसम को कैसे करते हैं हम लोग? लमसम को हम एसडब्ल्यूपी में डालते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि आप 10 साल के लिए इन्वेस्टेड हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 साल तक आपको एग्रेसिव रखेंगे, 5 साल बाद उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट करेंगे और वहां से विड्रॉल निकालना शुरू करेंगे और विड्रॉल अमाउंट कैसे पे करेंगे। मतलब आपके ऊपर एसआईपी का लोड नहीं है, आपका कंपाउंड इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब जो पैसा आपने डाला उसी पैसे से विड्रॉल निकाला और उसी की एसआईपी किया, दोनों तरफ से आपके रिटर्न। एसडब्ल्यूपी किया और एसडब्ल्यूपी में से उसके डब्ल्यू का वापस आई कर दिया, ठीक है, विड्रॉल करके उसको वापस इन्वेस्टेड हो गया। तो आपके पास क्या आया? क्या मान लीजिए आपके पास 5000 रुपए है, ठीक है, और 5 लाख रुपए। हमने क्या किया, 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया और उस 5 लाख रुपए में से 5000 का विड्रॉल किया और आपका एक इंडिविजुअल जो 5000 महीने का आप लगा रहे हैं वो 5 + 5 5 कितना हो गया? 10,000। और आपकी एसआईपी कितने की हो गई? 10,000। अकेला 5 लाख रुपए लगाएंगे तो वो उतना रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि एसडब्ल्यूपी जनरली हाइब्रिड फंड्स होते हैं, वो कैपिटल प्रोटेक्शन मेथड में होते हैं, कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। एसडब्ल्यूपी आप एग्रेसिव रख नहीं सकते, वो कैपिटल एग्रेसिव रखेंगे पता पड़ेगा किसी समय मार्केट कम है, एग्रेसिव रखने में समस्या क्या है बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप बोले क्यों नहीं रख सकते, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एसडब्ल्यूपी से विड्रॉल निकालते हैं, यानी कि आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अब किसी महीने मार्केट, जैसे इस महीने मार्केट एकदम गिरा हुआ है, तो आपका 5 लाख रुपए मान लीजिए 4.5 लाख रुपए बना। ऐसे केस में क्या हुआ, आपका इसी समय विड्रॉल आ गया तो वो 4.5 बेचारा 4.45 हो गया, और जब मार्केट ऊपर गया तो आपका सिर्फ 4.45 इन्वेस्टेड था और जब नीचे आया तो पूरा 5 लाख इन्वेस्टेड था। आप सोचिए आपके एनुअल लॉस हो गया कि नहीं है। तो इसलिए एसडब्ल्यूपी कभी एग्रेसिव नहीं होता है। एसडब्ल्यूपी कहां जाएगा? हमेशा हाइब्रिड में जाएगा या कैपिटल प्रोटेक्शन में जाएगा, है ना। और उस एसडब्ल्यूपी से हम विड्रॉल निकालेंगे और उस विड्रॉल का फिर हम एग्रेसिव में एसआईपी कर देंगे, क्योंकि एसआईपी तो हमको 20 साल तक चलाना है, 10 साल तक चलाना है। किसी ड्यूरेशन मार्केट नीचे गया तो उसमें एसआईपी का मेरा पैसा गया तो और फायदे होंगे, आएगा समझ। तो दिस इज ऑलवेज मैंडेटरी। और कैपिटल वेल्थ कहां से क्रिएट होगा? वेल्थ यहीं से क्रिएट होगा। नाउ 2 टाइप्स ऑफ कॉर्पस इज देयर, 2 तरह के कॉर्पस होते हैं। आप सभी अपने जीवन में इसको हमेशा अमल करिए। पहला कॉर्पस विच इज फॉर योर गोल, बच्चे की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, आपको विदेश घूमने जाना है, आपको घर खरीदना है, आपको कार खरीदना है, आपको उसके लिए कॉर्पस जुटाना है, अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस जुटाना है, जिससे आप एसडब्ल्यूपी करके विड्रॉल करते रहेंगे। ये सारे कॉर्पस आप बनाएंगे।
आगे बात समझ में? एक कॉर्पस हो गया। दूसरा कॉर्पस इज फॉर नथिंग। जो दूसरा कॉर्पस हम बनाएंगे वो किसी काम के लिए नहीं होगा। मतलब समझे? नहीं समझे? सेलिंग फीड हो, हाँ, सेलिंग फीड हो। वो ये करने के लिए होगा कि जब आप मर जाएंगे तो आपका बच्चा कहेगा कि मेरा बाप मेरे लिए इतना पैसा छोड़ के गया है। आया समझ? दूसरा पैसा जो किसी का, क्यों? क्योंकि आपने टर्म इंश्योरेंस कर लिया है, एक बात हो गई, मतलब आपके फैमिली का भविष्य सिक्योर है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस कर लिया है, आप बीमार होंगे तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप एसआईपी एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, बच्चे की शादी के लिए अलग एसआईपी कर रखा है, पढ़ाई के लिए अलग एसआईपी कर रखा है, आप अपने घूमने जाने के लिए अलग एसआईपी कर रखे हैं, घर बनाने के लिए अलग एसआईपी, वो सब कर लिया है, सब कुछ कर लिया। आप करेंगे क्या? तो अब क्या करेंगे? आप कॉर्पस क्रिएट करेंगे। आया समझ? और वो कॉर्पस कब कब के लिए होगा? उस पैसे का मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है। और जिस दिन आपने ये कॉर्पस, और ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जब आप सब चीज के लिए कर देंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा हाँ चलो ठीक है, इस पैसे के लिए कॉर्पस क्रिएट करेंगे। जिस दिन आपने कॉर्पस क्रिएट करना शुरू कर दिया, कॉर्पस में पहला 2000 रुपए की भी एसआईपी की, उस दिन से आप अपने आप को कहिए कि अब मैं वेल्दी हूं। तो हेल्दी, वेल्दी और वाइज में से सबसे पहले तो हेल्दी रहिए, दूसरा वाइज रहिए, तब वेल्दी बन पाएंगे, है ना? कौन सा पोएट्री है? मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो अर्ली टू बेड नहीं, अर्ली टू इन्वेस्ट। हाँ, तो इन बातों का भी ख्याल हमेशा रखें और अपने जीवन में सभी लोग इंप्लीमेंट करें, ठीक है? जरूरी है इंप्लीमेंट करना। ये हो गया इन्वेस्टमेंट की सलाह। इन्वेस्टमेंट हमको कैसे करना है, यहां ट्रेडिंग करके इतना बड़ा ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं, ठीक है? कॉर्पस यहां से नहीं बनेगा। ट्रेडिंग इज टू क्रिएट स्मॉल फंड्स टू इन्वेस्ट फॉर द कॉर्पस। ट्रेडिंग छोटे छोटे फंड्स क्रिएट करने के लिए जिससे हम कॉर्पस के लिए इन्वेस्ट करें। आई बात समझ में? ठीक है? और किसी का कोई सवाल है स्पेसिफिक तो वो पूछ ले। सर ईटीएफ और बीज वगैरह तो बिल्कुल, वहां भी डाइवर्सिफाई करिए अपने आप को। गोल्ड्स में डाइवर्सिफाई करिए, रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई करिए। जो जैसा जैसा मौका मिलता है उन जगहों पर पैसा डालिए। ईटीएफ में तभी पैसा डालिए जब जब मार्केट नीचे गिरता है। ठीक है, 2000 रुपए आएगा, जब गुल्लक में पैसा जुटाते थे ना पहले, जरूरी नहीं कि उसकी एसआईपी करके रखे आप। ऐसे ही ठीक है, कोई मार्केट गिरा वो दिखाई दिया, चलो ठीक है 500 रुपए की टिप। ऐसे कर करके कब आप एक बड़ा फंड बना लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले के टाइम में गुल्लक होता था ना, तो गुल्लक तो पैसा खाता था, गुल्लक का पेट बड़ा होता था, पता है? हाँ, कैसे खाता था? डिवैल्यूड हो जाता था पैसा, महंगाई बढ़ जाती थी। तो गुल्लक में से पैसा आप निकाले तो पता पड़ा कि आपने डाला था गुल्लक में 5000 रुपए, निकला 4800 रुपए। 200 रुपए कहाँ गया? गुल्लक खा गया। 4800 रुपए नोट में नहीं, नोट तो 5000 का निकलेगा, लेकिन उसकी वैल्यूएशन 4800 की रहेगी। आया समझ? उसकी वैल्यूएशन 4800 की रहेगी। मतलब आज के 1 साल पहले अगर आपने गुल्लक में 5000 रुपए डाला था तो 5000 रुपए की जितनी शक्कर आप खरीद सकते थे, आज की डेट में 4800 की जितनी शक्कर खरीद सकते हैं आप, उतनी ही अगले साल आप 5000 की खरीद पाएंगे। मतलब 200 रुपए उसकी आपकी महंगाई बढ़ गई। आया समझ? और वो अभी 200 रुपए नहीं है, अभी लगभग 6%, 5 का 30, 300 रुपए। मतलब सपोज करिए कि ये लैपटॉप इस साल 4700 रुपए का मिल रहा है, तो अगले साल 5000 का मिलेगा। तो आपने 5000 रुपए लैपटॉप के लिए जुटाए, रख दिया गुल्लक में कि अगले साल खरीदूंगा लैपटॉप, आपने तो 5300 रुपए पे करना पड़ेगा, आपको 5000 रुपए कम हो गया, है ना? तो गुल्लक का पेट बड़ा होता है और पैसा खाता है। तो आज के समय में गुल्लक कौन है? एसआईपी, ईटीएफ। एसआईपी भी नहीं, ईटीएफ। ईटीएफ में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। ईटीएफ में ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते कि हर महीने पैसा डाले जा रहे हो, हर महीने पैसा डाले जा रहे हो, हर महीने पैसा डाल, मार्केट ऊपर है आप पैसा डाल रहे हो, क्यों भाई? ईटीएफ में ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते। ईटीएफ के करने का तरीका क्या होता है? जब मार्केट नीचे आया, है ना, दोस्त से 500 रुपए उधार मांग लीजिए, भाई दे दो, मत लौटाइए उसको। 6-8 महीने में एक बार मांगना है, जब जब मांगेंगे 6-8 महीने में, जब जब मार्केट नीचे आए 500 रुपए भूल जाइए, फिर अगली बार मैंने अच्छा देता हूँ ना यार,
ऐसा करके अपने 1 करोड़ बना सही बताओ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ले लेगा 500 रुपए। ETF अच्छा है या फिर म्यूचुअल फंड? दोनों के अपने अपने, मैंने बताया ना, म्यूचुअल फंड का अलग तरीका है जहां आप सिस्टमेटिक इन्वेस्ट कर रहे हैं। ETF का तरीका मैंने क्या बताया, जब मार्केट गिरा हुआ है, हाँ धीरे से निवेश पैसा मांग लीजिए, 500 रुपए दे दो, ये पड़ा हाँ स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? मांगने वाले। जब जाके तब सुबह मांगने का शुरुआत बगल वाले से मांग के देखिए, हाँ बगल वाले से मांग के देखिए। सर जैसे अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है मेरा समझ करिए, मैं भी आपसे मांगूंगा उल्टा। हाँ सर जैसे अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और निफ्टी 25,000 से 23,000 आने वाला है। कहीं पर भी आप जाइए, जब मार्केट नीचे गिरता है, मान लीजिए हो सकता है आपने 23,800 बढ़ा, फिर मार्केट 1000 पॉइंट और गिर गया, तो आप अपने माइंडसेट में बनाइए कि जब जब 1000 पॉइंट निफ्टी गिरेगी मैं अपना पैसा ETF में डालूंगा। ऐसा नहीं डालूंगा, कभी नहीं डालूंगा ऊपर ऊपर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन के 10 साल बीत जाए और निफ्टी कभी गिरेगी ना, ऐसा मत। तो आपको ये मौके मिलते रहेंगे हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, और जब मिले तब किसी उधार में डाल, उसका उधार कम हो चुका है, जिसका लिया कभी नहीं दिया, वो कभी माइंड में नहीं गिरेगा, क्योंकि अलग अलग लोग चल लेंगे ना। आप सोचिए कि 20 ऐसे दोस्त होंगे आप जिनसे 500 रुपए लेके कभी उनको वापस ना करें। 10,000 रुपए आपका इन्वेस्ट हो गया, 10 साल बाद उसको निकाल लीजिएगा, 1 लाख 1.5 2 लाख रुपए हो चुका रहेगा, और तब उसको जाकर 500 रुपए दे दीजिएगा। बोलेगा बड़ा अच्छा दोस्त था यार, 10 साल बाद वापस किया, लेकिन वापस किया, उसको क्या पता कि उसका 500 रुपए को महंगाई खा गई है, बचा 85 हो। हाँ आपका इधर काम हो गया, लाख बन गया है, और दोबारा से देखा। ये बोले वो भी हमारे तरफ आ जाएंगे। है ना? तो समझिए इस बात को, बट मतलब ये तो एक मजाक वाली बात हो गई, बट द थिंग इज कि ETF में कैसे इन्वेस्ट करना है ये उसका तरीका है। सर एक YouTube पे वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि ETF को जैसे भी हाई पे चल रहा है तो उसको प्लग करके फिर हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर में या फिर तोड़ के इंट्राडे में। प्लेस करके, हाँ प्लग करके। ETF को प्लेस करके इंट्राडे में इन्वेस्ट करना, लॉस गया तो और मतलब एक स्ट्रेटजी की मतलब कि 1% लॉस होगा तो हम फिर नहीं करेंगे, मतलब 1% लॉस 1% प्रॉफिट। तो लॉस हो गया तो इमोशंस को कंट्रोल अपने पैसे से कर पाते हैं क्या? नहीं सर वो तो इफ यू आर वेरी एक्सपर्ट इन इंट्राडे, आप रेयर काइंड ऑफ एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा इंट्राडे ट्रेडिंग है, मेरा कहना है उधार लेके कभी ट्रेडिंग करिए मत। प्लेस करके आप गए, लॉस हो गया तो क्या करेंगे, आपका ETF का इतने में जीवन भर की कमाई आपकी खराब हो जाएगी। हाँ? सर मतलब ये 1% लॉस या 1% प्रॉफिट, तो जैसे भी हम अप्लाई कर रहे हैं कि हमको जो पे पाएगा ट्रेड वही हमको लेना तो नॉर्मल कैपिटल से भी तो नॉर्मल कैपिटल से भी हो जाएगा, उनको इतना बड़ा ट्रेड तो करना ही है। है ना। क्वेश्चन ये कि वो इट इज अ बेटर वे टू क्योंकि इंट्राडे में हमको इतना बड़ा ट्रेड अगर करना है, अगर इफ यू आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो करते हैं ETF को प्लेस करके, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। यू आर नॉट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो। आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की दवाई अप्लाई नहीं कर सकते। तरीका है, बट कौन कर रहा है, किसको करना है? क्या आपको इतने बड़े कैपिटल की इंट्राडे में रिक्वायरमेंट है कि आप प्लेस करके लेने जाए? आपके पास इतना पैसा नहीं है। इंट्राडे में 5-10 इज एनफ लॉट, इतना पैसा तो होगा ना आपके पास। फिर वो किताबों की स्ट्रेटजी को किताबों में रहने दीजिए, YouTube पर देखने के लिए बहुत अच्छा है, वीडियो पे व्यूज बहुत अच्छे आएंगे, बट द प्रैक्टिकली नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम इतना बड़ा इंट्राडे ट्रेड करने ही नहीं जा रहे हैं ना, हमको करना ही नहीं है इतना बड़ा इंट्राडे ट्रेड। करेंगे तो क्या होगा उसका बता चुका हूं मैं, है ना, कि करेंगे तो उसके भी आपके उसके एवज में क्या क्या हो सकता है, ट्रैक हो जाएंगे, ट्रैक हो जाएंगे, उड़ा दिया जाएगा सर धड़ से अलग। ठीक है, सो ये सारा साइकिल है, इसको घूमते हुए सबको समझते हुए चलना है ना। आज एक जो चीज मैंने सिखाई वो समझ में आया कि क्या आप पहले तो ये देखना शुरू करिए, और एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम का सॉल्यूशन मैंने बोल दिया है कि 26 जनवरी तक दे दूंगा विद इन 20 और बहुत मजेदार सॉल्यूशन है, मैं उसकी टेस्टिंग करूंगा, बहुत मजा आएगा आपको, सीरियसली बताऊं। आपको ये इतना तो पता है कि स्टॉक्स के मामले में इंडिया में कोई ऐसा टूल है ही नहीं, है क्या? स्टॉक ट्रेडिंग के मामले में इंडिया छोड़िए दुनिया में ऐसा टूल नहीं होगा जो हमारे पास है ना। सर इंट्राडे में भी मुझे तो लगता है अब
निफ्टी के मामले में भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 26 जनवरी 2025 के बाद निफ्टी के मामले में भी भारत देश में ऐसा कोई टूल नहीं होगा जो है ना, क्योंकि उसके एक्सट्रीम टॉप, एक्सट्रीम बॉटम, ब्लड बार, बुल सब दे दूंगा मैं, कुछ कर नहीं है। और उसके बाद एलटीपी कैलकुलेटर हम एक दिन में से आएंगे। और फिर ऑफलाइन सेंटर पे जाने की जरूरत क्या पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में नहीं दे सकता ना इसमें, तो मशीन है। साइकोलॉजी फिर भी आपको मारती रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपकी साइकोलॉजी नहीं मारती, तो उसको 30 दिन बैठ के समझना बेहद जरूरी है, इसलिए ऑफलाइन सेंटर की जरूरत फिर भी पड़ती है। अगर आप सक्षम है कि आप वीडियोस बना सकते हैं, आप लोगों को इस बात पे जागरूक कर सकते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने YouTube पर वीडियोस जरूर बनाइए। बताइए जिस भी भाषा में बनाना चाहते हैं आप बनाइए, उसको लिंक को अपने चैनल को दीजिए, हम व्हाइट लिस्ट करेंगे। अगर आपके पास सक्षम नहीं है कि आप थंबनेल नहीं बना सकते या कुछ भी नहीं कर सकते, आप हमको बताइए, हम आपको आपके वीडियो का थंबनेल बना के देंगे, आपको वीडियो एडिट करके देंगे, आप चढ़ाइए अपने चैनल। हमारे पास इतनी एनफ टीम है, ठीक है ना। वो पैसा आप कमाने लगेंगे तो फिर आप अपना एडिटर भी हायर कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट आपको इनिशियली सपोर्ट करने के लिए भी आएंगे, हम करेंगे। आया समझ? सो इफ यू आर कैपेबल। और इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत किस बात की है? कहते हैं ना कि यार कोई ढंग का नेता नहीं है इस देश में। पहले तो कहने वाला क्यों नहीं मिला नेता? हाँ, लोगों को शर्म आती है यार नेता बनेंगे हम, और उसी नेता को जीवन भर गाली देते रहेंगे। भाई आप खुद या तो बन जाओ, कोई भी काम में सिखाने में हमको शर्म आती है कि अरे मैं कैसे सिखाऊंगा, क्या बोलूंगा। नेवर एवर। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे नेता बन सकते हैं, तो चुनाव जरूर लड़िए। क्या होगा, 2 वोट मिलेगा, 4 वोट मिलेगा, हो सकता है अपनी बीवी भी वोट ना दे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लड़िए तो सही, पहले हिम्मत तो करिए, बोलिए तो सही कि भाई मैं एलिजिबल हूं, मैं जा रहा हूं चुनाव लड़ने, वोट दे लो। जब हर आदमी ये करना शुरू करेगा तब बदलाव आएगा ना। अभी हमारा लीडर कौन होता है? 90% लीडर्स, 10% पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन 90% अभी हमारा लीडर कौन होता है? आज की तारीख में आप अपने घर के आसपास देखिएगा, ये खराब लगने वाली बात हो, किसी को खराब लगे अच्छी लगे, लेकिन बहुत सीरियस बात है। आज की तारीख में आप अपने घर के आसपास देखिएगा, 15 साल से लेकर के 25 साल के बीच के कुछ यूथ बैठ के गाली गलौज करते रहेंगे, सिगरेट पी रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, और आज से 20 साल बाद उन्हीं में से कोई एक आपका लीडर है। यही इफेक्ट है। कॉलेज में बैठने वाला व्यक्ति 100 में से 90 नेता हुई, 10 कॉलेज में बैठने वाला पढ़ा लिखा सक्षम आदमी। क्यों? क्योंकि जब आप बैठ के अपने घर में देख रहे हैं तो आपने वो प्रयास नहीं किया जो प्रयास उन्होंने वहां बैठ कर किया। So to become a politician, it is not required to you should have the population, आपके पास पब्लिक हो, ये जरूरी नहीं। आप पहले उठना तो शुरू करिए, जब हर घर से लोग उठना शुरू करेंगे, जब हर मोहल्ले से कोई एक सब पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति उठना शुरू करेगा, तो ऑटोमेटिकली देश की दशा और दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी, है ना। ठीक है। और इस मामले में बचपन से ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, तो हमको सिखाया जाता है, आपको पहले बता दिया जाता है नेतागिरी बहुत खराब है ना। फाइनेंस बच्चों को हम बताते ही नहीं है, और 2 लाख रुपए घर में आया, बच्चे को मत बताना, गलती से बता देगा। हम उसको ये नहीं सिखाते कि ये देखो 2 लाख आया, इसको बाहर पड़ोसियों को नहीं बताना। हम उसको ये सिखाते हैं कि इसको बताना ही मत, गलती से उसको पता चलेगा तो वो पक्का जाके बताएगा, है ना। तो फाइनेंस भी नहीं सिखाते बच्चों को, तो ये चीजें सिखानी जरूरी है। इस मामले में हमने फाइनेंशियल स्कूल 2 साल पहले शुरू किया, क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन यहाँ नागपुर के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, है ना। देश के हर शहर से बच्चे जाके वहाँ पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों की समझ जब आप उनसे मिलिएगा, अभी गुरुकुल में आइएगा, आप लोग उनसे मिलिएगा, आप देखिएगा उनकी समझ क्या है, वो कैसे चीजों को समझते हैं। 3rd क्लास का बच्चा है नागपुर में, 3rd क्लास, 3री क्लास में, एकदम छोटा सा, ऐसा उसको उठाता हूँ, ऐसा उछाल लेता हूँ, इतना छोटा है ना। बट आप उससे बात करिए, समझिए चीजों को। तो अब वो बच्चे जब 12वीं पास करेंगे, सोचिए उनकी समझ कैसी होगी। क्या उनको किसी को बताना पड़ेगा क्या कि तुमको ऐसा ही करना है पहली कमाई से? हाँ, नहीं बताना पड़ेगा ना। या उनको बताना पड़ेगा क्या कि ETF में कब इन्वेस्ट करना है? क्या उनको ये मेहनत करनी पड़ेगी क्या कि इस एज में आकर के यहाँ बैठ के ये चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी? समझिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। हम क्यों सीख रहे हैं इस एज में? क्योंकि हमने जिस एज में सीखने की उम्र थी उस एज में हमने, ये है कहीं ना कहीं हमारे जीवन की कमी है ना।
हमारे लाइफ की ये कमी है, लेकिन उससे लेसन लेके हम कम से कम अपनी अगली जनरेशन को तो सुधार दें। डिसीजन वो हमको लेना पड़ेगा। तो आज बहुत सारी बातें हमने की, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको पसंद आई होंगी, आपने जानी होंगी, समझी होंगी। आप लोगों को भी पसंद आई थी? बहुत सारी चीजें हमने सीखी। हमने सीखा टर्म इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, हमने सीखा ETFs के बारे में, हमने सीखा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। हमने बहुत सारी मल्टीपल बातें आज दिन भर में बैठ करके यहाँ नागपुर में की। फिलहाल भक्ति जी आप कुछ कहना चाहते हैं? कि ये ना कि नागपुर आते रहिए, सीखते रहिए। आप बोले नहीं सूरत आइए जो जहां से करीब हो, ठीक है। फिर भी YouTube पर वीडियोस को देखते रहिए, ऐसे ही देखना जरूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखिए। आपकी अगर कोई रिलेटेड समस्या हो, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट्स में कोई ऐसी आप तकलीफ से झेल रहे हो, तो आप उसको जरूर समझिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है, जहां पर अगर आप म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। साथ ही साथ वो फॉर्म को पूरा फिलअप करके आप अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे तो मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। मैं हर एक व्यक्ति से पर्सनली बात करता हूं, तो आपसे मैं पर्सनली बात करूंगा और हम समझेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।